स्वागत है आपका आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल ओसीसी बाई विपुल सर में। दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 2 पार्ट से हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हमको पढ़ना कैसे है, पढ़ाई कैसे करें, और जो चीज़ें याद नहीं होती हैं, भूल जाती हैं, और पढ़ने के बाद कुछ दिन बाद तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं, सब कुछ निकल गया दिमाग से, सब भूल गया, कुछ दिन तक पढ़ाई छूट गई तो सब भूल गया। तो इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएँ, इसके बारे में हम लोग शायद डिस्कस कर रहे थे पिछले 2 वीडियो से। तो आज ये तीसरा वीडियो है, हम लोग इसमें भी डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स को देखेंगे किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। पिछले वीडियोज़ में हम लोग ये देखे थे कि पढ़ने से पहले क्या करें, इसके बाद हम लोग देखे थे कि अपने माइंड को कैसे समझें कि हमारा माइंड क्या चाहता है हमसे। पढ़ना तो हमारे माइंड को है, हमको तो पढ़ना नहीं है ना। तो हमारे माइंड में सारी चीज़ों को डालना है, माइंड ही हमारी मेमोरी है। तो जाहिर सी बात है कि माइंड को हमको पहले समझना पड़ेगा। तो माइंड को समझने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से माइंड को समझ चुके थे कि माइंड क्या है, माइंड में कैसे चीज़ों को डालना है, कैसे उसमें से निकलना है। ये पूरी बात हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। जो लोग नहीं समझे तो प्लीज़ जाकर के पहले समझ लें। जब हम लोग माइंड को समझ लिए तो अब उपाय क्या करें, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से रिवाइज करें, वो सारी बातें आज हम लोग इसमें देखेंगे। कैसे रिवाइज करना है ये भी आज हम इस पार्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे, जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन के रूप में उस चीज़ को ग्रहण करता है। यानी जब हम लोग सिर्फ किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ये मत समझ जाइएगा कि बस पढ़ लिए तो काम फिट हो गया, अब तो काम फिट है, अब कुछ करना नहीं है, वो नॉलेज हमको हो गया। नॉलेज नहीं हुआ है। आपका दिमाग सिर्फ ये देखा है कि बस हमको एक इन्फॉर्मेशन अभी कोई मिली है कि मान लीजिए हम आपको ये बता रहे हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आपका दिमाग ये सोचेगा कि चलो भैया एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ आ गई, बस न्यूज़ की तरह से वो लेगा और भूलने लगेगा तुरंत, क्योंकि वो एक न्यूज़ के रूप में लिया है, इन्फॉर्मेशन के रूप में लिया है शुरू में। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, जब हम उसी पर और विचार करके एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ते हैं तो वह नॉलेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कोई भी टॉपिक अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो सिर्फ अकेला हो, मतलब उसके पीछे वो एक ही टॉपिक कई छोटे छोटे अदर टॉपिक से, कई बड़े बड़े अदर टॉपिक से जुड़ा होता है ना। कोई भी आप टॉपिक लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आप टॉपिक लीजिए तो टॉपिक हमेशा छोटे बड़े अदर दूसरे 4, 5, 10 टॉपिकों से जुड़ा होता है। अगर आप सभी को जोड़ करके पढ़ने लग जाते हैं तो मान करके चलिए कि वो जोड़ करके पढ़ेंगे तो ढेर सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट सभी को पढ़ेंगे। तो वो सिर्फ पढ़ना नहीं होगा, वो एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो आपके दिमाग में नॉलेज के रूप में दर्ज हो जाएगी कि इसके बारे में पूरा डिटेल हमने ले लिया है। इसका मतलब ये ज्ञान है, नॉलेज है। क्लियर है। और जब हम उस पर और विचार करके कुछ नया करने, कुछ कहने या लिखने की स्थिति में आ जाते हैं तो उसे प्रज्ञा यानी कि विजडम कहा जाता है। विजडम इंग्लिश में आपको ज़्यादा समझ आएगा, हिंदी में प्रज्ञा बोलते हैं। विजडम कहा जाता है। यानी कि जब आपने उसको किसी चीज़ को पहले पढ़ा, इन्फॉर्मेशन लिया, फिर उसके बारे में आपने क्या किया कि उसको रिलेट करके पढ़ा, अदर जो छोटे छोटे टॉपिक्स जो उससे जुड़े रहते हैं उन सभी को जोड़ करके पढ़ा, सभी चीज़ों के बारे में एक साथ जानकारी लेने के बाद आप एक ऐसी स्थिति में उस पर और ज़्यादा सोचें, उसको और ज़्यादा रिवाइज करें, और करने के बाद आप इस स्थिति में आ गए हैं कि बिल्कुल अब आपको अगर वो क्वेश्चन दिया जाए तो आप बिंदास बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। किसी को एक्सप्लेन करना हो तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं। जब ऐसी स्थिति में अगर आप लोग आ जाएं या उसके बारे में आप कोई नई थियोरी निकाल लें अपने हिसाब से कि भैया ये अगर ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे भी होना चाहिए। अगर आप अगर कोई नई थियोरी क्रिएट कर लेते हैं अपने हिसाब से, अगर आप साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं तो उसको बोला जाएगा कि अब आप एक स्टेप और बढ़ गए हैं, आ गए हैं विजडम वाले स्टेट में। अब आपको विजडम कहा जाएगा, आपके अंदर विजडम आ गया है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, फिर वो नॉलेज बन जाती है, नॉलेज से जा करके विजडम बन जाती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट, एक दिन में एक विषय का एक ही टॉपिक पढ़ें। याद रखिएगा, एक दिन में एक विषय का एक टॉपिक, अगर बड़ा है तो, अगर छोटा है तो 2 या 3 टॉपिक भी आप लोग कर सकते हैं, अगर बहुत छोटा है तो। नहीं तो कोशिश करिए एक दिन में एक विषय का एक टॉपिक आप लोग पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं कोशिश भी हमेशा करता हूँ कि एक वीडियो में लगभग 1 या 2 टॉपिक, अगर छोटा है तो 2 से 3 टॉपिक ही सिर्फ पढ़ाऊँ। तो मेरे वीडियोज़ अगर आप लोग देखते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं इसी के तहत सभी वीडियोज़ को बनाता हूँ। मैं ज़्यादा चीज़ों को कवर करने की कोशिश नहीं करता हूँ, एक बार में एक ही क्वेश्चन करवाता हूँ और बहुत बेहतर तरीके से करवाता हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाकर के पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, या कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मैं पढ़ाया हुआ हूँ तो मैं अपना बताऊँगा ही, लेकिन आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है कि हमसे ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद उसे 24 घंटे के बाद, अब देखिए अब आपके पास आता है कि आप रिवीजन कब करें। इसका आंसर आपको मिलने जा रहा है कि आपको रिवीजन करना कब कब है। तो 24 घंटे के बाद दोहरा लें।
कल हम बताए थे आपको कि 1 घंटे के बाद भूल जाता है, 20 मिनट के बाद भूल जाता है, 1 हफ्ते के बाद भूल जाता है, 1 महीने के बाद भूल जाता है, 1 साल के बाद भूल जाता है। कितना कितना भूलता है वो पूरा परसेंटेज वाइज हम आपको बताए हुए थे। लेकिन हर समय आपको रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप कोई चीज़ पढ़े हैं तो उसको 24 घंटे के बाद रिवाइज कर लें। एक स्टेप ये हो गया। फिर इसके बाद रिवाइज कर लें, फिर 1 सप्ताह के बाद रिवाइज कर लें, इसके बाद 1 वीक के बाद रिवाइज कर लें, और इसके बाद फिर 1 महीने के बाद रिवाइज कर लें। और फिर अगर ज़रूरत पड़े उतने के अंदर में अगर आपका एग्ज़ाम ना हो तो 1 साल के बाद भी रिवाइज कर लें। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 1 साल तक अगर आप कोई टॉपिक पढ़े हैं और वो 1 साल हो गया है और अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और अभी तक उसका यूज आप नहीं कर पाए हैं और आगे अभी आपको करना है, तो 1 साल के बाद भी आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। मेनली अगर आप लोग 3 बार रिवाइज करते हैं तो आराम से आपका काम चल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमको पता कैसे चले कि 24 घंटा किस टॉपिक को हो गया, है ना, फिर 1 हफ्ता किसको हो गया, फिर 1 महीना किसको हो गया। पता चला 1 महीना वाला तो हमको याद ही नहीं आ रहा कि हम कौन सा इस दिन पढ़े थे, है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। पहले ये देखिए जो मेरा पढ़ने का सिस्टम है, आपको शायद लग रहा हो ये क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा उर्दू लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके का मैं कुछ अपना पढ़ता हूँ तो लिखता जाता हूँ। ये मैं बस एक पेज पर लिखा हुआ हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से एक अपनी पूरी एक अपना रफ एक अपनी कॉपी बना सकते हैं, उस तरीके से भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं एक को लेकर के बस समझा देता हूँ इसमें है क्या चीज़, क्योंकि आपको इस तरह से देख करके तो बहुत डर लग रहा होगा ये क्या है तो डरिए मत, बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ ये है क्या चीज़। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ना कैसे है, आपको याद कैसे रखना है, तो आप जिस भी डेट को पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा था 8 जून, है ना, 8/6/2020 को 8 जून को मैं पढ़ा हुआ था। तो डेट आप फर्स्ट क्लास डालिए, डेट 8 जून, डेट इस तरीके से डालिए। उसके नीचे फिर आप डालिए जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में पढ़ा हुआ था तो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 28, मतलब 28 नंबर वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैं पढ़ा हुआ था। फिर जीएस पढ़ा था उसी दिन मैं, प्रैक्टिस सेट 27, न्यूज क्लिपिंग पढ़ा था, है ना, मैथ पढ़ा था पेज नंबर 27, सॉरी प्रैक्टिस सेट नंबर 27। फिर पीएस का मतलब मैं यहाँ पे लिखा हुआ प्रैक्टिस सेट, आप शॉर्ट में जो भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और करंट टॉपिक्स में पढ़ा हुआ था। फिर हिंदी में पढ़ा हुआ था पेज नंबर 76। इस तरीके से आप देखेंगे मैं लिखा हुआ हूँ पूरा सभी में। तो आपको भी क्या करना है कि डेट डालिए, डेट डालने के बाद जो भी चीज़ जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिखिए, या उस टॉपिक का भी आप लोग चाहें तो नाम लिख सकते हैं। उस टॉपिक का नाम लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए, या हेडिंग का भी नाम आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। लिख करके बगल में आप पेज नंबर या प्रैक्टिस सेट, मेरा था तो मैं प्रैक्टिस सेट डाला हूँ, आप चाहें तो पेज नंबर पीजी करके पेज नंबर शॉर्ट में आप लोग लिख सकते हैं, पेज नंबर इतना। तो जब 1 हफ्ता हो जाएगा, यानी कि 8 तारीख हो गई, तो 8 तारीख के बाद 8 जून को था, तो 8 जून से आप हम लोग चलते हैं 1 हफ्ते बाद। तो अगर देखें तो 8 जून हो गया, फिर 1 दिन, फिर 2 दिन, यहाँ पे आप देखेंगे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और आगे देखें तो ये हो गया आपका 6 दिन, फिर 7 दिन, 7वां दिन आपका आ गया 1 हफ्ता। 8 और 7 15 हो गया ना, 8 7 15 हो गया। तो 15 तारीख को हम लोग यहाँ पे आ गए। अब यानी कि 15 तारीख को जब मैं आऊँगा तो 15 तारीख को मैं ये जो पढ़ा हुआ हूँ करेंट टॉपिक्स, 15 तारीख को मैं क्या रिवाइज करूँगा, 15 तारीख को मैं 14 तारीख वाला रिवाइज करूँगा पहले, क्योंकि मुझको 24 घंटे के बाद भी रिवाइज करना है। 24 घंटे के बाद भी मुझको रिवाइज करना है, तो मैं 14 तारीख वाला रिवाइज करूँगा, क्योंकि 14 तारीख वाला में आपका 24 घंटा लगभग हो जाएगा। ठीक है, तो 14 तारीख इसके पहले जो आप ऊपर देख रहे हैं पीछे तक, उसको मैं रिवाइज करूँगा, जो टॉपिक्स खोज करके कहाँ से मैं पढ़ा हुआ था। इसके साथ ही मैं 15 तारीख को इसको भी रिवाइज करूँगा 1 हफ्ते पहले। तो 15 के 1 हफ्ते पहले जाऊँगा तो 8 तारीख का जितना पढ़ा हुआ हूँ सबको खोजूंगा कहाँ पे है, और खोजना क्या है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, फट से आप पा जाएंगे, तुरंत इसको रिवाइज करूँगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर इसी तरीके से 1 मंथ आगे, मान लीजिए समय पढ़ते पढ़ते फिर से ऐसे रिवाइज करते करते मैं आ गया 1 मंथ आगे, यानी कि 8 जून है तो 8 जुलाई को आ जाते हैं, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7, और ये देखिए आपकी आ गई 8 जुलाई को। तो 8 जुलाई को जब मैं आऊँगा तो 8 जुलाई को मैं क्या रिवाइज करूँगा, 8 जुलाई को मैं रिवाइज करूँगा इसके पहले, यानी कि 7 जुलाई का रिवाइज करूँगा सब। ये देख पा रहे हैं आप लोग लिखा हुआ है 7 जुलाई का रिवाइज करूँगा, तो ये हो गया 24 घंटा वाला। फिर 1 हफ्ते वाला रिवाइज करूँगा, तो 8 जुलाई के 1 हफ्ते पहले कौन सा होगा, तो 8 जुलाई, 8 में से 7 माइनस करेंगे, यानी कि 1 जुलाई का रिवाइज करूँगा। 1 जुलाई का रिवाइज करूँगा, वीकली हो गया, यानी कि हफ्ते वाला हो गया। फिर 1 महीने पहले का रिवाइज करूँगा, तो 1 महीने पहले कौन सा हो गया, 8 जुलाई से 1 महीने पहले हो जाएगा आपका 8 जून हो जाएगा। तो 8 जून वाला भी फिर से रिवाइज करूँगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक ही टॉपिक कितनी बार रिवाइज हुआ। एक तो मैं जिस दिन पढ़ा उस दिन, एक तो मैं फिर जब 9 जुलाई को आया, सॉरी 9 जून को जब मैं आया तब मैं इसको रिवाइज किया हूँगा, तो दो बार रिवाइज हो गया, है ना, 24 घंटे के बाद रिवाइज हो गया। फिर 1 हफ्ते बाद 15 तारीख को रिवाइज हो गया वही। 15 तारीख के बाद फिर आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ 8 जुलाई को रिवाइज हो गया। अब बताइए ये जो इतना टॉपिक है क्यों भूलेगा भाई, जब आप इतनी बार इसको रिवाइज कर लिए हैं और अभी आप जुलाई में भी रिवाइज किए हैं तो क्यों भूलेगा आपको। तो ये 4-5 बार तो यहीं पर आपका इतना रिवाइज हो गया और एक ही चीज़ रिवाइज हो गई, तो वैसे ही आपके दिमाग में 95% 95 to 98% तक आपका फिक्स हो जाएगा, दिमाग से निकलेगा ही नहीं। फिर भी अगर मैं देखूंगा कि अगर 1 साल तक अभी पेपर नहीं होता है तो 1 साल के अंदर बाद भी मैं इसको रिवाइज कर लूँगा,
है ना। 1 साल के बाद भी इसको मैं रिवाइज कर लूँगा, क्यों भूलेगा मुझको, भूलेगा ही नहीं। और आप चाहें तो कलर का वेरिएशन इसमें डाल सकते हैं ना, अलग अलग कलर को आप लोग इसमें डाल सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ये मैं बस अपना एक सिस्टम दिखाया हूँ, इस तरीके से आप लोग भी रिवाइज कर सकते हैं। अब जा कर के आपको फील हुआ होगा वो रिवाइज इस तरीके से करते हैं। अभी तक तो हम ये समझते थे कि बस रिवाइज का मतलब है कि बस एक बार जो चीज़ पढ़े हैं 4-5 दिन पहले का, उसको एक बार खोलो और एक बार ऐसे देख लो, बस रिवाइज हो गया। इसको रिवाइज समझते थे, लेकिन नहीं, रिवाइज ये नहीं है। रिवाइज वो है जो अभी हम आपको दिखाए हैं। और एक मैं आश्चर्य की बात आपको बताऊं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं या जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो पढ़ना चाहते हैं, वो तो पता नहीं कितनी कितनी बार रिवाइज कर डालते हैं। आपको होश भी नहीं होगा, आपको आप समझ नहीं सकते कि वो कितनी बार रिवाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा बार वो सब रिवाइज करते हैं। इसी यही वजह है कि उन सबों को चीज़ें एकदम बिल्कुल दिमाग के ऊपरी सतह पर होती हैं, बस सीधे उसको कॉपी पर उतारना होता है। इसीलिए वो सब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेकर के आते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो फिर भी इतना रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत है। अगर आप लोग इतना करते हैं तो ये एनफ रिवीजन है, इससे आपको भूलेगा नहीं, याद रहेंगी चीज़ें। और आप देखिएगा, ऐसा करके देखिए, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और जिस दिन एग्ज़ाम में बैठेंगे, उस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि वो आज जा कर के इसका हमको फ़ायदा मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी किताब को पढ़ने से पहले उसके लेखक के बारे में पढ़ें, इसके बाद उसकी भूमिका पढ़ें, इसके बाद उसका कंटेंट पढ़ें, और अब जाकर के किताब पढ़ें। इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले पार्ट में भी डिस्कस किए थे कि श्रद्धा होनी चाहिए लेखक के बारे में, है ना, या विषय के बारे में श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा कैसे आएगी? श्रद्धा आएगी जब आप कोई भी किताब खोलते हैं तो आप देखते हैं उसके वहाँ पर लेखक के बारे में लिखा होता है, उसको पढ़िए। उसकी भूमिका किताब की लिखी होती है, तो उस भूमिका को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगेगा वो किताब में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं क्या। भूमिका तो कोई नहीं पढ़ता है, लेखक के बारे में कोई नहीं पढ़ता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ। बस सीधी किताब खोलिए, पहला चैप्टर, पहली हेडिंग, शुरू वहाँ से। तो इस तरीके से नहीं करना है। थोड़ा सा भूमिका बनाइए अपने दिमाग में कि इस किताब का महत्व क्या है, पहले उसे समझने की कोशिश करिए, अपने दिमाग में श्रद्धा लेकर के आइए। इसके बाद उसका कंटेंट पढ़िए कि इसमें क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं, हमको क्या क्या इस पूरी बुक्स में पढ़ना है, उसको भी पढ़िए। और अब जाकर के किताब को खोलिए, पहले चैप्टर को, और वहाँ से स्टार्ट करिए पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से किताब को पढ़ा जाता है। किताब को पढ़ने का ढंग ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के आपको किताब से जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। नहीं तो बस कहने के लिए होगा कि हम पूरी बुक पढ़ डाले हैं, लेकिन आज कुछ नहीं रहा है। ये वाली स्थिति आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, आपकी पढ़ाई रोज़ 5 से 6 घंटे होनी चाहिए और परीक्षा के समय 1 घंटे बढ़ जाने चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सभी तरह के स्टूडेंट्स का, जो क्लास 12 में है या उसे लोअर क्लास में है, उसे हायर क्लास में है, या ग्रेजुएशन में है, या फिर कंपटीशन की ही क्यों ना तैयारी कर रहे हों, उन सभी लोगों का भी हमेशा ये सवाल रहता है कितने घंटे पढ़ें। घंटे को लेकर के सब लोग ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि घंटे कितने घंटे पढ़ें। तो घंटे में नॉर्मली ये सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, सभी के लिए है कि 5 से 6 घंटे पढ़ना चाहिए। आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो फिर भी मैं उसको ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन को ही मैं ज़्यादा ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि एट द लास्ट सभी लड़कों को वही करना है। तो 5 से 6 घंटे नॉर्मली आपकी पढ़ाई होनी ही चाहिए। इसके बिना कौन सी पढ़ाई होगी आप बताइए। इससे कम अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कौन सी चीज़ आप लोग पढ़ेंगे, कौन सी छोड़ेंगे। इतने कंटेंट्स होते हैं पढ़ने के लिए, तो इतना तो नॉर्मली होना ही चाहिए। और जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आए ये घंटे बढ़ जाने चाहिए, 6 से 7, 8, 9, 10 तक भी हो जाने चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको अपनी भाषा पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप मान लीजिए लिखित पेपर देते हैं, अगर आप लोगों को लिखित पेपर देना है, रिटन पेपर देना है, तो आपको अपनी भाषा पर भी गौर करना होगा कि आपकी भाषा जो लिखने की है, बोलने की, लिखने की, दोनों में थोड़ा अच्छा होना चाहिए तालमेल। ऐसा नहीं कि आप उर्दू में लिख करके आ जाएँ, या फिर आप ऐसी भाषा लिखेंगे किसी को पता ही नहीं चले, या फिर बहुत ही हल्की भाषा, व्यवहारिक भाषा लिखिए। व्यवहारिक भाषा नहीं चलती, थोड़ा सा बुक वाली भाषा थोड़ा सा ज़्यादा चलती है एग्जाम में, है ना। हालांकि मैं व्यवहारिक ही बुक वाली भाषा को व्यवहारिक बनाने की कोशिश हमेशा करता हूँ, ताकि वो ना ही व्यवहारिक रह जाए और ना ही एकदम बिल्कुल ओरिजिनल बुक वाली रह जाए। एकदम मैं ओरिजिनल बुक वाली भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा तो उसमें प्रभाव होना चाहिए, भाषा में लगे कि हाँ आप कोई आंसर लिखे हैं, बक्का का लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रिटन पेपर देने वाले हैं तो आपकी स्पीड पे भी ध्यान होना चाहिए। लिखने की स्पीड आपको बढ़ानी चाहिए धीरे धीरे। अगर आपकी कम है तो उसको स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, अगर मेंटेन है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हैंड राइटिंग ऐसी हो जो आसानी से समझ में आ जाए। हैंड राइटिंग पे आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी मार्क्स थोड़ा सा डिफर इधर उधर 2-4 नंबर तो करता ही है। तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि हैंड राइटिंग ऐसी हो, मतलब एकदम बिल्कुल सुंदर हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी देखिए हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी ज़रूर है कि आप बहुत आसानी से इसको पढ़ पा रहे होंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है। तो ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए जो कोई भी अगर पढ़े तो हाँ बस उसको समझ में आ जाए कि हाँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कन्फ्यूज है कि ये क्या लिखा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्रश्न को अच्छे से समझें और देखें कि वो पूछना क्या चाह रहा है। ये पॉइंट सभी के लिए है, अगर जो लोग कंपटीशन देना चाहते हैं, जो लोग ऑप्शनल पेपर देते हैं उसमें उनके लिए भी है। अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है। अगर आप लोग अपने आप को अगर कभी एनालिसिस करें अपने आप की, तो आप पाएंगे कि आपका बहुत क्वेश्चन तो इसलिए गलत हो जाता है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े ही नहीं थे, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन पूछना हमसे क्या चाह रहा है। बस थोड़ा सा आप हिंट पाए, लिखने लग गए, या उसके बारे में थोड़ा सा हिंट पाए, टिक कर दिए कोई ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को बहुत ठीक तरीके से आपको पढ़ना है और उसको समझना है, तब जाकर के आपको आंसर लिखना है या फिर टिक करना है, अगर आपका टिक करने वाला है, कंपटीशन आप लोग देने जा रहे हैं तो। क्लियर है। और आज का लास्ट पॉइंट जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर आप रिटन पेपर देने जाते हैं तो उसके लिए है, या फिर अगर आप लोग ऑप्शनल पेपर देने जा रहे हैं, यानी कि अगर कोई तैयारी कर रहे हैं कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये है। आप लोग ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है कि पेपर देने के बाद अपनी स्थिति को लिखें। पेपर देने के बाद जब आप घर आएँ तो घर आने के बाद खाना पीना खा के बाकायदे आराम करके बैठें और एक दिन पूरा दें ये लिखने में कि आपका पेपर गया कैसा। मेरा विश्वास करिए, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। उस पेपर में तो नहीं, लेकिन आगे जो आने वाले पेपर्स हैं उनमें आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा इसका, जो मैं ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ। तो कोई भी पेपर देने के बाद जब आप घर आएँ तो आने के बाद एक दिन पूरा लगाएं, बाकायदे एकदम सोच करके एक एक मोमेंट के बारे में अपने लिखें, जो भी आप पेपर लिखते टाइम या फिर देते टाइम जो भी आप लोग महसूस किए हैं। तो आपको किस पेपर में डर लग रहा था ये आप लिखें, क्यों डर लग रहा था ये भी लिखें, परीक्षा हाल में आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी, आप घबराए हुए थे, आपको देख करके क्वेश्चन टेंशन पहले में होने लगा, या आप एकदम बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे, बस एकदम क्या क्वेश्चन आ गया है। जो भी आपकी मानसिक स्थिति थी उसके बारे में लिखिए। आपसे क्या छूट गया है ना। अक्सर ऐसा होता है कि छूट जाता है लोगों से क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो छूट ही जाता है। तो आपसे क्या छूट गया है वो भी लिखें, और क्या लिखते आप तो आपको अधिक नंबर मिलते, क्या छूट गया ये भी लिखें, और क्यों छूट गया, आपको नहीं आ रहा था या आपको कम आ रहा था या कैसा था, वो उसके बारे में भी लिखें। और जो भी आंसर आप लोग लिखे हैं, हो सकता है कोई आंसर आप लोग ऐसा लिखे हो जिससे आप लोग सेटिस्फाइड ना हो, तो आप लोग ये भी ध्यान दें कि आप उसमें और क्या लिखते, उस आंसर में अगर आप लोग और क्या लिख देते तो आपको अधिक नंबर मिल जाते, है ना। तो आपको अभी जो भी आप लोग लिख करके आए हैं उसमें कम नंबर मिलेंगे, और जो अगर आप लोग थोड़ा सा और ये चीज़ अगर आप लोग लिख देते तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाता। तो वो चीज़ कौन सी है, उस चीज़ को भी आप लोग लिखें कि वो चीज़ ये चीज़ थी, इसको अगर हम लिख देते एग्जाम में तो और अधिक हमको नंबर मिल गया होता। इसके बाद आप हर प्रश्न को अपनी तरफ से नंबर दीजिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही, आप लोग हर प्रश्न को अपनी तरफ से नंबर दीजिए कि ये वाला सही होगा तो इतना नंबर, इसमें इतना नंबर, इसमें उतना नंबर, इस तरीके से आप लोग अपने खुद से अपनी तरफ से नंबर दीजिए। और नंबर देने के बाद और जब आपकी मार्कशीट आ जाए तो उसको आप अच्छे से संभाल कर रखे रहिए। मार्कशीट आने के बाद उसको मिलाइए कि कितना आप सोचे थे और कितना आपको मिला है, और अंतर को समझने की कोशिश करिए कि जो भी अंतर, जैसी बात है एकदम सेम टू सेम तो नहीं होगा। आप पता चला किसी में कम दिए थे आपको ज़्यादा मिल गया, आप किसी में ज़्यादा दिए थे आपको कम मिल गया नंबर मार्कशीट में, तो ऐसा क्यों हुआ, ये अंतर क्यों आया। क्वेश्चन बनता है भैया कि अगर हम खुद अपनी एनालिसिस ऐसे किए थे और इतना इतना नंबर हमको मिलना चाहिए था, तो फिर इतना नंबर क्यों मिला, या इससे ज़्यादा मिला, इससे कम मिला, ऐसा क्यों हुआ। इस अंतर को आप समझिए, ये अंतर क्यों आया, इसके पर थोड़ा सा आप लोग विचार करिए क्यों आया, आपको पता चल जाएगा। यह स्वमूल्यांकन आपको अगले साल बहुत मदद करेंगे, यानी कि ये अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, इसको बोलते हैं स्वमूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस। अगर आप लोग खुद की एनालिसिस इतनी अगर आप लोग कर लेते हैं तो मान करके चलिए इस साल भले ही पेपर ख़राब हुआ हो, लेकिन अगले साल जो आप लोग पेपर देने वाले हैं या फिर जो आप लोग अगला पेपर देने वाले हैं उसमें बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। ये लिख करके ले लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, और अगर ऐसा ना हो तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा, नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा होगा, विश्वास मानिए मेरा, मैं ऐसा किया हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी खुद की, आप देखेंगे खुद की रिसर्च है, और खुद मैं ये सारी चीज़ें किया हुआ हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं करता हूँ वही आपको सजेस्ट करता हूँ, जो मैं खुद नहीं करता वो आपको करने के लिए भी नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ और भी चीज़ें हैं अभी समझने के लिए, उसको हम लोग आगे चल करके कभी समझेंगे। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दिए वीडियोज़ पर तो आगे चल करके हम लोग और भी टेक्निकल चीज़ें जो भी हमारे दिमाग की हैं उसको हम लोग समझेंगे कैसे और पढ़ना चाहिए। वैसे इतनी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बहुत इनफ है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आगे चल करके हम लोग और भी कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो